Hello everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I'm Neha, your polity teacher. एंड आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बॉडीज़ होती हैं जिन्हें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होने का दर्जा दिया जाता है एंड इन बॉडीज़ के क्या पावर्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से इनकी वर्किंग होगी और कौन कौन से बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो कि हमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के देखने को मिलते हैं। यहाँ हम बात करेंगे इस वीडियो में कौन कौन सी फेमस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमें इंडिया में देखने को मिलती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं बात करूं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आखिर हैं क्या, देखिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ऐसी बॉडीज़ होंगी, ऐसी बोलना चाहिए ग्रुप ऑफ पीपल होगा जिसके बारे में हमें अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मेंशन देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं, देखिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल साफ पता चल रहा है यहाँ पे शब्दों से ही कि कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि संविधान में इसके बारे में कोई जिक्र, कोई मेंशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर सवाल ये आता है कि जब संविधान में इन बॉडीज़ का कोई मेंशन ही नहीं है, किसी तरीके की बात यहाँ पे संविधान में इन बॉडीज़ के बारे में नहीं रखी गई है, तो फिर इन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता कैसे है। ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं ये आखिर एग्जिस्टेंस में आई कहाँ से इनका फॉर्मेशन हुआ। सो दे आर क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट थ्रू एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस, नोटिफिकेशंस और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कई बार जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ होती हैं वो किसी तरीके के रेजोल्यूशंस के चलते इन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, और नहीं तो फिर हमें पार्लियामेंट में, आप सभी ने सुना होगा, अमेंडमेंट एक्ट होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट होते हैं जिनका इंट्रोडक्शन पार्लियामेंट कराते हैं। पार्लियामेंट का काम क्या है? पार्लियामेंट इज़ अ लेजिस्लेचर। यहाँ पे लॉ फ्रेमिंग होती है, इंडिया में किस तरीके के चेंजेस आने हैं, किस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, यही सारी बातें तो पार्लियामेंट देखता है, राइट। तो पार्लियामेंट में हमने देखा कि किसी भी तरीके के एक्ट आएंगे, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को लगता है कि किसी तरीके की नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हमें फ्रेमिंग करनी चाहिए, देन उस कंडीशन में वो पार्लियामेंट में इस एक्ट को ला सकते हैं, इस चीज़ के बारे में प्रस्ताव रख सकते हैं कि हम चाहते हैं कि इस तरीके की नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का फॉर्मेशन हो। अब हमने ये तो देख लिया कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है एंड इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। क्या होती हैं? ऐसी बॉडीज़ जिनके बारे में हमें अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल देखने को नहीं मिलता, इनके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में मेंशन नहीं है, किसी स्केड्यूल में मेंशन नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चाहे जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सभी में से किसी एक भी आर्टिकल में हमें इन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का जिक्र देखने को नहीं मिलता है। वही बॉडीज़ हमारी कहलाएंगी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो उम्मीद करती हूँ कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं ये आपको समझ आया होगा। देन एक और बहुत ही प्रिवेलिंग टर्म हमें देखने को मिलती है जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो साफ है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ऐसी बॉडीज़ होंगी जिनके बारे में आपको और मुझे संविधान में बातें देखने को मिलेंगी, मेंशन देखने को मिलेगा। वहीं जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होंगी वो उस तरीके की बॉडीज़ होंगी जिनके बारे में हमें अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन देखने को नहीं मिलता है। देखिए अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं एंड इनके फॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसीड किया जाता है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बातें तो हमने कर ली। लेकिन अब सवाल एक ये उठता है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को फॉर्म करने की, बनाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी संविधान के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ अवेलेबल हैं जो कि अलग अलग मैटर्स पे काम करती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करती हैं। तो फिर ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का कंसेप्ट है, इसका इंट्रोडक्शन कराने की क्या ज़रूरत पड़ी? व्हाट वाज द नीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़? चलिए देखते हैं। Unlike constitutional bodies, they do not derive their authority or existence from the Constitution of India। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि भले ही हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके बारे में हमें संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन देखने को मिलता है, लेकिन भले ये जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है ना बेटा,
इनके बारे में आपको संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी किसी तरीके का भी मेंशन देखने को नहीं मिलेगा। दीज बॉडीज आर फॉर्म टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज, ऑब्जेक्टिव्स और नीड्स दैट मे अराइज इन गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब कई बार गवर्नेंस में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जनता के लिए जो कार्य किए जाते हैं उन सभी चीज़ों में, या फिर गवर्नेंस में सरकार के किसी काम में जब कोई इश्यूज़ आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, या कोई ऑब्जेक्टिव है जिसे पूरा करना है, जो कि अभी अभी नया इशू हमें निकल के आता हुआ दिख रहा है कि हाँ हमें इस चीज़ में बदलाव लाने की ज़रूरत है, चेंज लाने की ज़रूरत है, तो इन सारी ही चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए, इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का फॉर्मेशन किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है एंड इनका फॉर्मेशन क्यों होता है, ये तीनों ही बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आई होंगी। आगे बात करेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हमने डेफिनेशन की बात कर ली, कैसे होते हैं ये बात कर लिया, क्यों होते हैं ये भी बात कर ली। अब देखेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आपको यही देखने को मिलेगा कि जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है ना, इनका फॉर्मेशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा देखने को नहीं मिलता। इन्हें अलग से बाद में फॉर्म किया जाता है। दे आर नॉट मेंशन्ड और डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनके बारे में ना तो हमें संविधान में कोई मेंशन देखने को मिलेगा, ना ही इन बॉडीज़ के बारे में किसी भी प्रकार की डेफिनेशन हमें संविधान में देखने को मिलेगी। दीज बॉडीज़ आर एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट बेस्ड ऑन नेसेसिटी और पॉलिसी प्रायोरिटी। अब इनका फॉर्मेशन कौन करने वाला है? देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने वाली है। जब जिस हिसाब से उन्हें ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, उन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का फॉर्मेशन किया जाता है। देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं जिनके बारे में संविधान में कोई मेंशन देखने को नहीं मिलता। कैसे फॉर्म होती हैं? या तो पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। और दूसरी बात हमने देखी यहाँ पे कि इन्हें क्यों फॉर्म किया जाता है। गवर्नमेंट अपनी नेसेसिटी के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं टाइम टू टाइम। अब ये बात हो गई पहले कैरेक्टरिस्टिक की। बात करेंगे हमारे दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो कि होने वाला है पावर्स। अब इनकी क्या पावर्स होती हैं? जैसे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं उनके पास तो बहुत पावर होती है। उनके काम में, उनके फंक्शंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर पार्लियामेंट या फिर कोई और अथॉरिटी इंटरफेरेंस नहीं दिखा सकती। ये बातें हमने शायद पहले देखी हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की पावर्स के बारे में, तो इनकी जो पावर होती है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीएससी हो या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, इन सभी की जो पावर्स होती हैं वो एब्सोल्यूट पावर्स होती हैं। इनके जो काम होते हैं, इनके जो वर्क होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनमें ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट और ना ही स्टेट गवर्नमेंट कभी भी किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं शो कर सकते, नहीं दिखा सकते। लेकिन जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं ना, इनकी पावर्स और फंक्शंस हमें थोड़े लिमिटेड देखने को मिलते हैं। They have limited power compared to constitutional bodies and function within the boundaries defined by their founding act or resolution. अब जब इन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है ना, इनका जो फॉर्मेशन होता है किसी एक्ट के द्वारा, किसी रिजोल्यूशन के द्वारा, तो उसमें इनके पावर्स, इनकी फंक्शंस को क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है कि भाई आप सिर्फ इतनी लिमिट में रह के काम करने वाले हैं। हम आपको जो काम बता रहे हैं आप उससे ज़्यादा एक्सीड काम अपना नहीं करेंगे। आपको हमने जो बाउंड्री डिसाइड करके दी है, जो क्राइटेरिया डिसाइड करके दिया है आपके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, आप उससे ऊपर उठ के, उससे अलग चल के किसी भी तरीके की एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे इनकी पावर्स को, जब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है ना किसी एक्ट के द्वारा, उसी वक्त उसी समय इनकी पावर्स को लिमिटेड कर दिया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है कि हम जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल नीति आयोग की अगर मैं बात करूँ, नीति आयोग जो है उन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है एट प्रेजेंट में। तो जो नीति आयोग का जब फॉर्मेशन हुआ होगा जिस भी एक्ट के द्वारा, जो हम आगे बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ये जो हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का टॉपिक है, इसे हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के। तो इन टॉपिक्स को हम
दो वीडियोस में डिस्कस करेंगे, दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही मान लीजिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब हमारा नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ होगा जिस भी एक्ट के द्वारा, तो उस फॉर्मेशन के टाइम पे ही डिसाइड हो गई थी चीज़ें कि नीति आयोग किस क्राइटेरिया में काम करने वाले हैं, नीति आयोग के क्या पावर्स होंगे, क्या फंक्शंस होंगे, सारी ही चीज़ों को डिसाइड कर लिया जाता है। इनके पास हमें एब्सोल्यूट पावर्स देखने को नहीं मिलती, एंड यहाँ पे इंटरफेरेंस भी शो किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है वही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का फॉर्मेशन भी करती हैं। तो अब ये तो ऐसी बात हो गई, जैसे हमारे ऊपर हमारे माता पिता का अधिकार होता है, उसी तरीके से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे भी गवर्नमेंट का अधिकार देखने को मिलता है। तो इनके जो पावर्स होंगे, जो फंक्शंस होंगे, वो भी उनके द्वारा ही डिसाइड किए जाएंगे, या फिर जिस भी एक्ट के द्वारा उस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का फॉर्मेशन होगा, उस एक्ट में या फिर उस रिजोल्यूशन में ये सारी ही बातें साफ तौर पर बताई जाएंगी कि हाँ, ये आपके पावर्स रहने वाले हैं, ये आपके फंक्शंस रहने वाले हैं, इस तरीके से आप काम करेंगे, या फिर इन चीज़ों के बाहर, इस दायरे के बाहर निकल के आप काम नहीं करेंगे। ये सभी बातें पहले ही डिसाइड हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, दीज बॉडीज आर ईजियर टू मॉडिफाई, abolish or restructure as compared to constitutional entities, making them adaptable to changing needs। अब जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं ना, इन्हें आप आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मैं हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने किसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का फॉर्मेशन किया, एंड मैंने उसमें रखे स्टार्टिंग में 15 मेंबर्स। मैंने 15 मेंबर्स डिसाइड किए हैं कि ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें मैं रखूँगी 15 मेंबर्स, ओके। देन जब आगे 1-2 साल बाद चीज़ें आती हैं मेरे सामने, तो मुझे लगता है कि भाई इस पर्टिकुलर बॉडी में, ग्रुप ऑफ पीपल में 15 लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे चाहिए सिर्फ 10 पीपल, 10 मेंबर्स चाहिए मुझे इस काउंसिल में या फिर इस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में। तो मैं क्या करूँगी, आसानी से उस चीज़ को चेंज कर सकती हूँ। मैं वहाँ पे 15 से उस मेंबर को रिड्यूस करके 10 पे ला सकती हूँ, 5 पे ला सकती हूँ। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकती हूँ। ज़रूरत पड़ने पे, जैसे मैंने जिस टास्क के लिए, जिस पर्टिकुलर एम के लिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का फॉर्मेशन किया था ना, वो कंप्लीट हो चुका है, वो जो हमारा टास्क है वो फुलफिल हो चुका है, राइट। तो समय पड़ने पे, ज़रूरत पड़ने पे मैं उस एक्ट को एबॉलिश भी कर सकती हूँ, मैं उस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हटा भी सकती हूँ कि भाई मैंने जिस काम के लिए, जिस टास्क के लिए इनका अपॉइंटमेंट किया था, वो चीज़ तो हो गई, मेरा जो टास्क था दैट इज़ फुलफिल्ड नाउ। तो अब मैं क्या करूँगी, अबॉलिशमेंट कर दूँगी, इस पर्टिकुलर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आसानी से ख़त्म कर सकती हूँ, रीस्ट्रक्चर भी कर सकती हूँ। ज़रूरत पड़ने पे मेंबर्स कम या ज़्यादा भी कर सकती हूँ। कभी लगता है कि वर्कलोड ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा मेंबर्स को अपॉइंट करना चाहिए, तो मैं ज़्यादा मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे इंक्रीज़ कर दूँगी। देन अगर मुझे लगता है कि वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं है, इतने मेंबर्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ मेंबर्स को भी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हूँ। लेकिन यदि मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में ये सारा प्रोसेस इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी जो बोलना चाहिए मेथड्स होती हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो संविधान में मेंशन होती हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी प्रोसीजर होता है वो भी काफ़ी लेंदी होता है। तो हमारी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। अब अगर मैं बात करूँ सबसे पहले एग्जाम्पल की हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, तो वो होने वाला है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग किस तरीके से वर्क करता है, चलिए देखते हैं। नीति आयोग जो है, इसका फॉर्मेशन हमें या फिर इसका एस्टैब्लिशमेंट 2015 में देखने को मिलता है, एंड इसके पहले सेम पोजीशन पे, सेम चीज़ों के लिए एक और कमीशन वर्क करती थी जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। लेकिन प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके उसी जगह पे एक नए आयोग का या फिर नए कमीशन का फॉर्मेशन किया गया जिसका नाम पड़ा नीति आयोग। एंड यहाँ पे नीति आयोग के काम क्या हैं? इट फोकसेस ऑन प्लानिंग, फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
नीति आयोग जो है बेसिकली फेडरलिज्म के बारे में ध्यान रखेंगे कि जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट इंडिया में चलता है, फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर किस तरीके से देखने को मिलता है? दो तरीके की गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा आपका स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो जो दोनों तरीके की गवर्नमेंट होती है साइमल्टेनियसली जब मिलके काम करती हैं, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं फेडरलिज्म। तो अब जो हमारी नीति आयोग है ना, ये हर तरीके की प्लानिंग में ध्यान देने वाली है। जो हमारा फेडरलिज्म है वो सही तरीके से वर्क करे, सही तरीके से फंक्शंस करे। जो पावर्स एंड फंक्शंस स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए गए हैं वो उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें। कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स फंक्शंस को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करती है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखती है हमारी नीति आयोग। देन इसके बाद जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते हैं उनको भी प्रमोट करने की कोशिश करती है नीति आयोग। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम बेसिकली उस कंसेप्ट को बोलते हैं जब हमारे पास प्रेजेंट में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जिन भी प्रकार के रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड किए गए हैं बाय मदर नेचर, मदर अर्थ, और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है उनका इस्तेमाल तो हम करेंगे, लेकिन कुछ इस तरीके से कि उन रिसोर्सेज को हम भविष्य में आने वाली जनरेशन के लिए भी प्रोटेक्ट कर सके, बचा के रख सके। मतलब हम अपने रिसोर्सेज का मिसयूज़ नहीं करेंगे, हम उनको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इस पर्टिकुलर वे में यूज़ करेंगे ताकि हम अपने रिसोर्सेज को भविष्य में आने वाली जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रोटेक्ट करके बचा के रख सकें। तो इन सारी ही बातों पे ध्यान देने वाले हैं नीति आयोग के मेंबर्स, और नीति आयोग में जो भी लोग काम करने वाले होंगे उनके जो एजेंडा होगा काम करने का वो यही सारा होगा। फिर अगर हम बात करें की फंक्शंस की, सो दे इंक्लूड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज and recommendation for economic growth and creating platform for dialogue between central and state government। अब ये हमें उस तरीके की स्ट्रैटेजी बताते हैं जिससे कि हम अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान दे सकते हैं, अपने देश को इकोनॉमिकली किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और अलग अलग प्लेटफॉर्म का भी यहाँ पे क्रिएशन किया जाता है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बेटर कम्युनिकेशन हो सके, बेटर डायलॉग्स हो सके, वो लोग आपस में डिस्कस कर सके कि उन्हें चीज़ें किस तरीके से करनी है, किस तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करना है, आपस में साइमल्टेनियसली पूरे कंट्री पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से बरकरार रखना है। इन सारी ही बातों को लेके उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए यहाँ पे जो हमारा नीति आयोग है ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का क्रिएशन करते हैं ताकि दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन है, जो कम्युनिकेशन है वो और बेहतर हो सके। अपार्ट फ्रॉम दैट नीति आयोग जो है समय समय पर ऐसी स्ट्रेटजीज़ का इंट्रोडक्शन करते हैं जिससे हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें डेवलपमेंट हो, हमारी कंट्री इकोनॉमिकली ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करे। गिव मी अ सेकेंड प्लीज। यस, लेट्स कंटिन्यू। सो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके के की फंक्शंस होते हैं हमारी नीति आयोग के। नीति आयोग बेसिकली यहाँ पे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेस्ट करेगी कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़, कौन कौन सी मेथड्स को आप यूज़ करके इंडिया को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, इंडिया की इकोनॉमिक में ग्रोथ ला सकते हैं। ये होता है हमारे नीति आयोग का मेन फंक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा कि एक तरीके का जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म का कंसेप्ट है, यहाँ पे हमने देखा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इस चीज़ को भी प्रमोट करेगी। बेसिकली यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट के जो रिलेशंस हैं, जो कम्युनिकेशन है, उनके पावर्स को लेके, फंक्शंस को लेके एंड एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, इन सभी चीज़ों को लेके जो उनके पूरे मैटर्स होते हैं ये सही तरीके से वर्क करें, किसी तरीके का पॉसिबल डिस्प्यूट हमें देखने को ना मिले, दोनों के बीच में एक ब्रिज का भी एक तरीके से काम बोल सकते हैं आप नीति आयोग करते हैं। यहाँ पे हमें डिसाइड करेंगे नीति आयोग कि हम किस तरीके से जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, मतलब डिवीजन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसे बेहतर तरीके से रन कर सकते हैं, उसे बेहतर तरीके से और चला सकते हैं। सो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कि किस तरीके के की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, व्हाट एक्जैक्टली आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे देखने को मिलता है, एंड देन सवाल उठा कि इनका फॉर्मेशन हमें आखिर क्यों करना है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है इनका फॉर्मेशन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ पर्टिकुलर नीड्स, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक इश्यूज़ होते हैं उनके रिजोल्यूशन के लिए,
ताकि उन चीज़ के रिजोल्यूशन के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कई बार जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं उन्हें अबॉलिश भी कर सकें। फिर हमने देखा किस तरीके के की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को लेके। सबसे पहले हमने बात की क्रिएशन की। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं इनके बारे में हमें अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र देखने को नहीं मिलता, कोई मेंशन देखने को नहीं मिलता, कोई भी आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में बातें नहीं करेगा। देन बात ये उठती है कि यहाँ पे इनका क्रिएशन कैसे हुआ। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले दिखा था कि इनका क्रिएशन करने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी एक्ट के द्वारा या फिर किसी तरीके के रिजोल्यूशन के द्वारा। एंड देन हमने देखा यहाँ पे कि किस तरीके की पावर्स होती हैं हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन देखा एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बीच में, जहाँ पे हमने पाया कि जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं इनकी पावर्स जो होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती हैं। वहीं अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में तो उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। वो एकदम फ्री होके काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट होके काम कर सकते हैं। जैसे कि यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, सीएजी हैं या फिर नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी है। इनके जो वर्क होंगे, जो फंक्शंस होंगे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं दिखा सकते, किसी भी तरीके से उनके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। वहीं अगर हम बात करें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में, ऑलरेडी इनके पावर्स जो फंक्शंस होंगे वो काफ़ी लिमिटेड हमें देखने को मिलेंगे। एंड इनकी जो बाउंड्रीज होंगी ना कि इसी क्राइटेरिया में रह के आपको वर्क करना है, आप इसके बाहर नहीं जा सकते, आपको इन्हीं चीज़ों को लेके काम करना है, ये ऑलरेडी डिसाइड हो जाती हैं। क्योंकि जिस भी एक्ट या रेजोल्यूशन के द्वारा इनका इंट्रोडक्शन होता है कि हाँ हम इस तरीके का एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है उसे फॉर्म करना चाहते हैं या फिर इस तरीके की नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हम फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो वहीं उसी एक्ट या फिर उसी रिजोल्यूशन में इनका जो वर्किंग क्राइटेरिया होता है, वर्किंग बाउंड्रीज होती हैं, वो डिसाइड कर ली जाती हैं। फिर इसके बाद हमने फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात की आज की क्लास में कि किस तरीके से ये फ्लेक्सिबल होती हैं। हम चाहें तो आसानी से इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, हम मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन समय बढ़ने पर जैसे हमने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का फॉर्मेशन किया किसी पर्टिकुलर इशू के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, जब वो इशू और प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो हम चाहें तो समय आने पे इन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को भी आसानी से अबॉलिश कर सकते हैं, यानी ख़त्म कर सकते हैं। फिर हम इन्हें रीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे मेंबर्स को बढ़ा सकते हैं या फिर मेंबर्स को कम भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम किसी भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से हमें ज़रूरत हो। फिर इसके बाद हमने देखा कि एग्जाम्पल्स देखने हमने स्टार्ट किए, जिसमें सबसे पहले हमने बात की नीति आयोग की। नीति आयोग जो है इसका फॉर्मेशन 2015 में देखने को मिला। एंड जैसे ही यहाँ पे नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ, इन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके उनकी जगह ले ली। फिर इसके बाद नीति आयोग की जो फंक्शंस है वो हमने डिस्कस किए। गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। Yes, I was actually a bit thirsty. Let's continue with the class. So we discussed about the key functions of नीति आयोग and इसके आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जो कि है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड इनके इम्पोर्टेंस एंड स्पेशलाइज्ड गवर्नेंस के बारे में, इनका एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके के से ये राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ये सारी ही बातें हम अपनी फ्यूचर की क्लासेस में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं ये बहुत सारी हो जाती हैं एंड इन्हें अगर हम एक ही वीडियो में कंटिन्यू करेंगे तो वो काफ़ी लेंदी एंड बोरिंग हो जाएगा। तो आज की क्लास में जो बातें हमने डिस्कस करी वो ये थी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आखिर होती क्या है, किस तरीके से इनके फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वर्क करती हैं। एंड देन हमने देखा कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो होती हैं क्या इनके पावर्स एंड फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से ज़्यादा होते हैं या फिर कम होते हैं। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स की बात करी। ये सारी ही बातें हमने आज की क्लास में डिस्कस करी। आई रियली होप कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का जो मतलब है आपको समझ में आया होगा। एंड
Apart from that, I would like to tell you that if you want to learn the concepts of Indian polity just like this in an easy way, so you should visit the website of Brainipedia Skills, where you will find the detailed course of Indian polity by me. Apart from that, you will also get easy and descriptive notes of Indian polity there. So if you like the video, please do like the video and share it, and don't forget to subscribe to our channel because you will find interesting Indian polity videos over here. Till then, stay happy and stay healthy because that's the most important thing. So thanks for watching.